Assalamualaikum everyone. Today we will discuss about JDs of SAP consultant and faces roadmap of SAP implementation. अच्छा, इस स्लाइड में एक चीज मैं आपको जरा बताता हूँ कि SAP के बेसिक दो लेवल्स होते हैं। एक होता है यूजर लेवल, एक होता है कंसल्टेंट लेवल या इम्प्लीमेंटेशन लेवल होता है। यूजर लेवल में आमतौर पे क्या होता है कि आपके जो फ्रंट एंड की जो जेडीस हैं, जो ट्रांजेक्शन हैं, आप उस पर फोकस कर रहे होते हैं। यू मीन डेटा एंट्री का उसमें काम कर रहे होते हैं। कंसल्टेंट लेवल में क्या होता है, यू हैव टू कॉन्फ़िगर सम टेक्निकल फंक्शन ऑफ एसएपी इन बैक एंड कॉन्फ़िगर जो आप जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये दिस इज एसएपी एस/4HANA सॉफ्टवेयर और ये सच कमांड है। ये जो आपके सामने एक यूजर इंटरफेस शो हो रहा है, इसको हम कहते हैं एंड यूजर, जिसमें लॉजिस्टिक्स हैं, अकाउंटिंग है, एचआर, यूटिलिटीज, इंडस्ट्रीज हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपका एस/4HANA 2023 जो लेटेस्ट वर्जन है, ये वो आपके सामने सॉफ्टवेयर मौजूद है। अब यहाँ पे देखें, लॉजिस्टिक्स में आपके पास मॉड्यूल्स हैं, एमएम मॉड्यूल है, फिर मॉड्यूल के अंदर आपके पास ये आपके सब मॉड्यूल्स हैं। यू कैन से डिपार्टमेंट्स हैं, परचेजिंग है, इन्वेंट्री है, लॉजिस्टिक इन्वेंटिफिकेशन है, आपके पास मटेरियल मास्टर है, देन आपके पास आ जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसके बाद प्लांट मेंटेनेंस इसमें आ जाता है। और प्लांट मेंटेनेंस के तीन इसमें हैं, मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मेंटेनेंस प्रोसेस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिपोर्ट्स। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है ये लॉजिस्टिक कंट्रोल है। देन आपके पास अकाउंटिंग आ जाता है, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, ये दोनों मिलकर आपका फिर को बनाते हैं या फाइल को बनाते हैं। ये एक्सेल का डिफरेंस है, अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेल। अच्छा, उसके बाद ये फंक्शन अकाउंटिंग में आपके पास आ जाता है जनरल लेजर है, अकाउंट्स रिसीवेबल, बैंक एसेट, जिसके डिपार्टमेंट्स हैं। देन कंट्रोलिंग में आपके पास कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर, एपीसी, प्रोडक्ट कॉस्ट, सो ऑन। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एचआर में। एचआर एक सेगमेंट है, याद रखिए ये एक सेगमेंट है, ओके। और सेगमेंट में ये इसके मॉड्यूल्स हैं, पर्सनल मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, पेरोल, और ये तीन इसके बेसिक जो है ना। अच्छा, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ये चार, पीएम, टीएम, पेरोल एंड ओएम, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर आप किसी भी आप उसको ओपन करते हो, जैसे कि ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी पर्सनल मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन है, रिक्रूटमेंट है, और इसमें ये एप्लीकेशन मास्टर डेटा फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आपने कोई भी डेटा पुट अप करना हो, दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड यूजर। ओके बॉयज, तो फ्रंट एंड यूजर में क्या होता है कि आपने जस्ट डेटा जो आपके पास आता है, आपने उसको पुट अप करना होता है। अब इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि आपको कंप्लीट सर्वर की एक्सेस नहीं प्रोवाइड की जाती है। लेट्स से कि आप अगर एचआर के हैं, तो आपको एचआर के अंदर भी जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर जो आपकी जेडीज हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ये यूजर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। लेट्स से कि आपसे कहा जाता है कि अच्छा, आप एक काम करें, आप बैठ के एंट्री जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आते थे, उनका बैठ के डेटा आप पुट अप करते जो। या फिर आपसे ये कहा जाता है कि आप जो है एचआर के अंदर जो मास्टर डेटा है, फर्स्ट एक्शन ये आप उसको, या पीएफ आप उसको मेंटेन करते जो। तो इस तरह की जो है ना चेटिस आपको दी जाती हैं एंड यूजर के ऊपर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं प्लांट मेंटेनेंस की, प्लांट मेंटेनेंस कहाँ पे भाई, प्लांट मेंटेनेंस, या उसकी हम बात करते हैं एमएम की बात करते हैं, प्रोक्योरमेंट की। उसमें आपसे कहा जाता है अच्छा, आप एक काम करें, परचेज ऑर्डर बैठ के ना आप परचेज ऑर्डर तो परचेज मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं। आपसे कहा जाता है आप बैठ के ना पी आर बैठ के क्रिएट करते जो, मतलब जितनी भी आपके पास डिमांड्स आती हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुताबिक आप इसकी क्रिएशन करते जाएं। अच्छा, फिर मेंटेनेंस में आपसे कहा जाता है कि आप जो है ये यहाँ पे ये नोटिफिकेशन या ऑर्डर जो है आप इसको क्रिएट करते जाएं। ये ऑर्डर यहाँ पे ये आ गया, ऑर्डर क्रिएट करते जाएं बैठ के। तो ये फ्रंट एंड के काम होते हैं, राइट। और फ्रंट एंड में आपने तभी काम करना होता है जब बैक एंड का डेटा आपके पास मौजूद हो। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आते हैं फंक्शन अकाउंटिंग में, उसमें क्या होता है कि आपसे कहा जाता है कि आप एक एंट्री पोस्ट करें, ये ना भाई। तो बैठ के आपने जितनी भी एंट्रीज हैं आप वो पोस्ट कर रहे होते हो। इस पे ना ही आपकी कोई रिपोर्ट्स इन्वॉल्व थे, ना ही आपकी कोई
स्किल्स प्रॉपर इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मतलब ये भी पाकिस्तान में इसमें काफ़ी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, बट आई डोंट recommend to my student personally because user level training has not significant benefit for your good career. So next level is implementation level. What is implementation level? Before going to discuss implementation level, I have one question from all of you. आप मुझे एक चीज़ बताएं, क्या कोई ऐसा बैंक है जो अपने हेड ऑफिस या सर्वर से कनेक्ट ना हो? एनी वन ऑफ यू प्लीज, यस और नो में आंसर कर दें। क्या कोई ऐसा बैंक है जो अपने जी सर, मेरे ख्याल में कोई भी बैंक ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अपने मेन सर्वर के साथ, हेड वेरी ऑफिस के गुड, साथ कनेक्ट वेरी ना हो। गुड, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। मिस्टर विनीत, डू यू से? जी ऐसा ही है सर, सर्वर बगैर तो वो बिल्कुल डेड आइटम हो जाएगा सर। गुड। मिस्टर फरूक, यू हैव एनी आइडिया? आपने कोई ऐसा बैंक जो हेड ऑफिस के साथ लिंक ना हो? बॉयज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ग्रुप में मास्टर से काफ़ी ज़्यादा है कि आप काइंडली क्लास को जो है ना वो लाइव ज्वाइन किया करें। देखिए बात ये होती है कि इफ़ यू वांट टू लर्न प्रैक्टिकली, तो हदीस मुबारक में देखे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका मुबारक था वो सवालात करते थे और एग्जाम्पल दिया करते थे। तो यही वजह होती है कि मतलब कि आम तौर पे हम सब देखिए, मेरे ख्याल से कोई में से कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो कामयाब ना होना चाहता हो। कोई ऐसा बंदा है जो कहता है सर ये मैंने कामयाब नहीं होना, मैंने कुछ भी नहीं करना जिंदगी में? आप में से कोई ऐसा है? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। तो आप सब नहीं आप सर, हमारे ऐसा साथ हैं। कैसे? तो if you want to become professional and success person in your life, you have to पंक्चुअल, मतलब आप जो कहने के भाई पंक्चुअलिटी जो है ना, क्लास की पंक्चुअलिटी, खाने पीने की पंक्चुअलिटी, उठने बैठने की पंक्चुअलिटी, मतलब उठने बैठने का मतलब क्या होता है कि भाई आपके दोस्त या मतलब ये फिर लंबी बात चल जाएगी। इन शॉर्ट ये कि आप प्लीज़ क्लास को लाइव ज्वाइन किया करें ताकि हम आपसे सवाल कर सकें, आप उनके जवाब दे सकें। अगर आप नहीं दे सकते तो आप मुझसे सवाल कर सकें इन short। तो तो कोई ऐसा बैंक नहीं जो मेन स्टोर के साथ इंटरडील ना हो। ओके, अच्छा, अब मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। देखिए लेट्स से एक बाकी हम बैंक के एग्जाम्पल नहीं भी लेते, हम कोई कंपनी के एग्जाम्पल लेते हैं, हम उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेस्ले के एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेस्ले कंपनी जो है वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस ऑपरेट कर रही है। आई एम राइट बॉयज? जी सर। अच्छा, अब आपको ये देखें, अब यहाँ पे आपने जो चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ उसको आपने प्रॉपर वो क्लियर करना है। इफ यू अंडरस्टूड देन यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स इंशाल्लाह। देखिए जैसे वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है, तो उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसके पास हर चीज़ का डाटा है कि भाई अगर हमारी कंपनी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ये लाहौर में है या गजमुता में है या रावलपिंडी में है, अजीब सी जगह के नाम में वहाँ पे है, तो वहाँ पे हमारी सेल्स की रिपोर्ट क्या है, वहाँ पे हमारा फंड कितना है, कॉस्ट कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है उनके पास बकायदा वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक बैंक की एग्जांपल दी कि कोई ऐसा बैंक नहीं जो मेन हेड ऑफिस या सर्वर के साथ कनेक्ट ना हो। तमाम बैंक जो हैं अपने मेन सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं ताकि तमाम बैंक्स की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसका लिंक हेड ऑफिस के साथ हो ताकि इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके और कंट्रोलिंग हो सके और रिपोर्ट्स हम उसके बना सके, इफेक्टिव बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो है एग्जीक्यूट किया जा सके। ओके, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपने अगर एक कंपनी में एसएपी को अगर आपने किसी भी कंपनी में एसएपी को इम्प्लीमेंट करना है एज ए कंसल्टेंट, आपने उधर क्या वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले तो उसमें आती है कि कॉर्पोरेट एसओपीस आते हैं। सबसे पहले आपके एसओपीस आते हैं, एसओपीस के बिना कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता। अच्छा, देन उसके बाद आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी कंपनी हो, वो हमेशा क्या करती है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस ऑडिट और क्वालिटी कंट्रोल के जो स्टैंडर्ड्स है उसको वो इम्प्लीमेंट करती है। मिसाल के तौर पे आप में से माशाल्लाह से प्लांट मेंटेनेंस के भी हैं, फाइनेंस के भी हैं, एचआर के भी हैं।
आप सबसे मेरा एक सवाल है, देखें लेट्स से कि आप एक कंपनी ओपन करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की, तो आप क्या काम करेंगे? आप मतलब क्या, आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, आप हाईली जो एसओपीस हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल से आप उसको मेंटेन करेंगे। देन आप जो है क्वालिफाइड स्किल्स को मेंटेन करेंगे। देन अपना जो इंटरनेशनल लॉस हैं, एसओपी से आप उसको मेंटेन करेंगे। ऑप्शन वन। ऑप्शन टू है, मतलब जिसकी लाठी उसकी बेल्स, मतलब कोई इंटरनेशनल लॉस नहीं, कोई एसओपीस नहीं, कोई मतलब की क्वालिटी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप ये बताएंगे दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा और कौन सा बिजनेस लॉन्ग टर्म प्रमोट होगा? ऑप्शन वन, ऑप्शन टू? ऑप्शन वन से सर। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली सर ऑप्शन वन की एग्जैक्टली। तरफ जाएंगे। और मैंने पाकिस्तान में बहुत से ऐसी इंडस्ट्रीज भी देखी हैं। आप में से भी माशा से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत से ऐसी इंडस्ट्रीज देखी हैं जो कि बिल्कुल बंद हो गई बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ओके, तो अब जो एससीपी को इम्प्लीमेंट करेगा, या तो वो मल्टीनेशनल कंपनी होगी, या हाई लेवल की पब्लिक सेक्टर होगी, या लीडिंग कंपनी होती है। तो उसमें क्या होता है, ये जो तीन चार चीज़ें हैं इसको पहले आप फोकस करते हैं, देन आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इम्प्लीमेंट कहाँ पे करते हो? ये देखिए, ये तो स्क्रीन आपके सामने होगी, इसको हम कहते हैं यूजर लेवल। इसको हम सिर्फ कमांड कहते हैं। इस पे आप देखो कि SPRO। अब ये SPRO क्या चीज़ है? अच्छा, SPRO का मतलब होता है SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। देन आप यूज करते हैं SAP रेफरेंस IMG। IMG स्टैंड फॉर इन्विटेशन गाइड। ये आपका आ गया SAP कस्टमाइजिंग इन्विटेशन गाइड। एज ए कंसल्टेंट आपकी जो है ना, क्या उसे कहते हैं, जेडीज, वो इस पे आपने परफॉर्म करनी है एज ए कंसल्टेंट। ओके, तो यहाँ पे भी देखें आपके पास एंटरप्राइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और HR भी इसमें होगा। HR कहाँ चला गया भाई? अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पे HR को जो है ना वो स्प्लिट अप कर दिए गए, जैसे कि पर्सनल मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, पेरोल है, और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट भी कहीं होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपकी किस में आती हैं? HR में आती हैं। और फिर उसके बाद प्लांट मेंटेनेंस के भी यहाँ पे मौजूद होगा। प्लांट मेंटेनेंस, ये आगे सामने प्लांट मेंटेनेंस। देन आपका प्रोडक्शन भी इसमें होगा, ये प्रोडक्शन आपका आ गया। और आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी वो भी इसमें मौजूद है। आपका जो कंट्रोलिंग भी इसमें मौजूद है। आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इसमें मौजूद है। माशा से हर किस्म के मॉड्यूल्स इसमें मौजूद हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, और थर्ड लेवल जो हम लोगों ने डिफाइन किया है वो है मैनेजमेंट लेवल। मैनेजमेंट में क्या होता है? देखें, आमतौर पर लेट से कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन है, HR डिपार्टमेंट की हम पहले बात करते हैं। मुझे ये बताएं HR वालों, आप हायरिंग किस बेस पे करते हो? नीड बेस पे, बिल्कुल सर। है ना? अब नीड का मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली। देखें, यहाँ पे ना बॉयज आप लोग ने टेक्निकल लॉजिक्स को फोकस करना प्लीज। ओके, रट्टा सिस्टम ना लगाना, ना है मतलब कि हमने उसको फॉर्मेलिटी फ्री कर दी। लेट्स से यहाँ पे HR माशाल्लाह से ऑफिशियल मौजूद हैं, और हमने हायरिंग भी करनी है। अब हायरिंग किस बेस पे करनी है? देखिए, कंपनी में हायरिंग कब होती है? जब कंपनी की जो ऑपरेशंस रन अप हो। डेफिनेटली जब कंपनी के पास पैसा ज़्यादा होगा तभी वो हायरिंग होगी। अब पैसा ज़्यादा कब होगा? जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन कब होगी? जब सेल्स ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक करनी होती है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो कि मैं खुद भी मास्टर्स यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज में पढ़ा चुका हूँ, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह टेलीविजन लेक्चर्स एंड इंडस्ट्रीज में मेरा मास्टर से काफ़ी एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। I just noted one thing in my career, and that is
हम ये कहते भाई अगर हम एचआर के ऑफिसर है ना तो हमें बाकी डिपार्टमेंट का कोई कंसर्न नहीं। दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। अगर आप प्रोक्योरमेंट के हैं, आप कहते हो कि भाई मुझे प्रोक्योरमेंट के अलावा किसी डिपार्टमेंट का कंसर्न नहीं, दिस इज रॉन्ग। अगर आप प्लांट मेंटेनेंस के हैं, प्लांट मेंटेनेंस वाले कहते हैं सर जी मेरा काम क्या मशीनों को ठीक करना, इसके अलावा मैं किसी के साथ कोई काम कोई लिंक नहीं, ये भी गलत है। फाइनेंस वाला कहता है सर जी मैं पैसे मैनेज करने मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये भी गलत है। सेल्स वाला कहता है मैंने कस्टमर को देखना है, मेरे बाकी के साथ कोई लिंक नहीं, ये भी गलत है। आखिर कोई मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये क्यों गलत है? एनी वन ऑफ यू प्लीज। बहुत अच्छा आप सबने माशाल्लाह से आंसर किया। और इसकी एक और लॉजिक ये है, देखिए लेट्स से कि हर डिपार्टमेंट ने लेट जैसे कि आप एचआर की अगर हम बात करते हैं, एचआर ने अगर हायरिंग करनी है ना तो एचआर के पास कोई डिमांड आती है। तो डिमांड कहाँ से आएगी? अगर लेट से कि आपको लेबर चाहिए, मेन पर चाहिए आपको, तो कहाँ से आएगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, शॉप फ्लोर से, या आपसे, या प्लांट मेंटेनेंस से आएगी। शॉप ये प्लांट मेंटेनेंस आ गया, या मतलब वे हाउस से कोई कहीं से भी आ सकती है। तो फिर उसके बाद आपने ओन लेबर्स को, एम्प्लॉयज़ को आपने सैलरी भी देनी है, तो वो सैलरी के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट से फंड्स आएंगे। तो एचआर का काम क्या होता है? फाइनेंस के साथ भी इंटरलिंक करना, प्रोडक्शन के साथ भी करना, हर डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक करना। एक तो ये है कि जो जेडीस हैं, यू नो, कि मतलब कि जब आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो उसकी जेडीस होती हैं बाकायदा, वो आपने प्रॉपर डिफाइन करनी है, फिर आपने उसकी पेर और सैलरी आपने डिफाइन करनी है। तो फिर आप ये देखते हैं कि भाई अगर आप इसको 5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो तो क्या ये एम्प्लॉय कंपनी को 5 लाख 10 लाख का बेनिफिट भी दे रहा है, या बस ऐसे ही मतलब कि बैठ के वो सैलरी लेता जा रहा है? लॉट ऑफ थिंग्स आर कंसिडर्ड इन एचआर डिपार्टमेंट, सो एचआर हैव टू फोकस on on work on workflow structure of all departments. This is extremely important point. अगर तमाम डिपार्टमेंट्स के जो वर्कफोर्स स्ट्रक्चर को आपने फोकस नहीं करना तो आप एक इफेक्टिव प्लानिंग नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे है ना, ये देखिए, अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये न्यू सेशन, न्यू एम विंडो, और यहाँ पे अगर आप आते हो एचआर में, एचआर में क्या है, ये देखें, ये आपके पास पर्सनल मैनेजमेंट, इसमें क्या चीज़ आती है? एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है, और टैलेंटेड बेनिफिट्स कंपनसेशन, पर्सनल कॉस्ट प्लानिंग, पेंशन स्कीम, टाइम मैनेजमेंट, पेरोल, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये सब क्या है? मतलब कि ये सब देखो, ये सब क्या है? आपने एक एम्प्लॉय की जितनी भी उसकी जो फीचर्स है, बेनिफिट्स है, उसकी सैलरीज है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग आपको उसको प्रॉपर मेंटेन करना होता है। कैसे मेंटेन करेंगे? जब आपको ये कंसर्न होगा कि आपको एम्प्लॉय कौन सा चाहिए। आपको फाइनेंस मैनेजर चाहिए, उसकी जेडीज क्या होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। आपको एचआर मैनेजर चाहिए, आपको परचेज चाहिए, सेल्स चाहिए, जो भी बंदा चाहिए आपको उसकी एक्सपर्टीज को पहले डिफाइन करनी। देन यू विल एबल टू ऑफर गुड सैलरी विद पर्क्स। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको तभी एनालाइज होंगी जब आपके बाकी डिपार्टमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होती है। सर एक सवाल है, यहाँ पूछ सकते हैं? यस प्लीज, श्योर। सर जैसे आपने भी ये हमें दिखाया, ये जो जेडीज थी इनकी, जनरली हमारे यहाँ ये होता है ना कि हम एक रिक्वेजिशन फॉर्म देते हैं, एचआर जिस डिपार्टमेंट में भी हमने हायरिंग करनी हो ना, उसके लिए एक फॉर्म देते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, वो फिल करके देते हैं हमें कि उन्हें किस तरह का बंदा चाहिए, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, क्या क्वालिफिकेशन होंगी उसकी। तो ये चीज जो आपने हमें दिखाई है, ये इस पे हमने वो फिल अप करना होता है जो आप अभी जेडीज की बात कर रहे थे यहाँ? एग्जैक्टली, बिल्कुल, दैट्स गुड पॉइंट। और इसमें एक और चीज़ ये है कि देखें एसएपी के अंदर ना, मतलब कि ये होता है कि एक तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि मतलब कि जो जेडीएस होती हैं वो आपको बाकायदा डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन एक पॉइंट प्लीज नोट कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत सी जगह पे इसको मैंने एक नोट किया, इसी की वजह से कंपनी लॉस में जाती है। एचआर डिपार्टमेंट जो है ना, ये समझे कि कंपनी का एक बैकबोन होता है। कंपनी को अगर आपने लीड पे लेके जाना है या कंपनी का सत्यानाश करना है, एचआर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। देखें लेट से बड़ा अच्छा सवाल किया हमने माशाल्लाह से। देखो इस सवाल करने से ना जो काफ़ी चीज़ें मुझे मज़ा आता है ना,
अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, इनको चाहिए एम्प्लॉयज, ये अपनी जेडीज अपनी रिक्वायरमेंट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। रिक्वायरमेंट्स उसको हम डिमांड कहते हैं या नीड्स कहते हैं। ये दोनों डिपार्टमेंट्स ने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको प्रोवाइड कर दी विद जेडीज विद ईच एंड एवरीथिंग। अब आप हायर करते हो, आपको पता है कि जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इनके ना सिलेक्शन प्रोसेस हो रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। ये कभी भी वन टाइम आपको सेलेक्ट नहीं करते, इनके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, यू नो मिस्टर, ये बात। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देन आपने देखोगे कि ये इनका पैनल इंटरव्यू होता है। ये कभी भी जो लीडिंग कंपनीज होते हैं, कभी भी एक बंदा हमेशा, कभी भी एक बंदा या हम कभी भी लीडिंग कंपनी का जो हायरिंग होते हैं वो कभी भी एक बंदा नहीं लेता। तो तीन ये पैनल होते हैं उनका, यू नो पैनल। अब पैनल के अंदर ना आपको, आपने देखा भी होगा कि एक बंदा ऐसे बैठा होता है कि जो आपकी हरकत सकनात आपको साइकोलॉजिकली नोट कर रहा होता है, यू नो। और एक बंदा ऐसा जी होता सर, बिल्कुल। है जो आपकी क्वालिफिकेशन को फोकस कर रहा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप में से अगर किसी ने मतलब कि पहले इंटरव्यू में फिर मैंने मतलब काफ़ी इंटरेस्ट दी, स्पेशली पब्लिक सेक्टर में जब मेरी हायरिंग हुई थी। तो बस वहाँ पे मतलब कि वो रिश्वत की वजह से मैं रह गया था। अल्हम्दुलिल्लाह वन में टॉप भी किया था कुछ कुछ पब्लिक सेक्टर्स में। तो बस वो भी एक कोई दौर था, एनीवे। तो वहाँ पे एक पेरेंट इंटरव्यू लिया जाता है। पेरेंट इंटरव्यू में देखा जाता है कि भाई आपकी क्या इतनी ग्रिप है कि आप कंपनी को मतलब बेनिफिट दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ओके, तो एचआर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, राइट। क्योंकि आपने अगर कोई भी रॉन्ग एम्प्लॉय हायर कर दिया ना, फिर कंपनी का माशाल्लाह पट्टा बैठ गया। दो तीन अभी भी कंपनी से, लीडिंग कंपनी से जिन्होंने मास्टर से बहुत बड़ी अक्लमंदी की और कंपनी मास्टर से जो है ना वो लेट हो गई है। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम कभी फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये काफ़ी एक बहुत बड़ा एक इंटरेस्टेड ये एक सब्जेक्ट है एचआर का। अच्छा, तो आई थिंक एक बात जो आपने क्वेश्चन किया, जो क्वेश्चन क्लियर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया सर। थैंक यू। जी सर, ओके, बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं इसके प्लांट मेंटेनेंस की ना। प्लांट मेंटेनेंस में देखें, आपने अगर कोई भी चीज़ को मेंटेन करना हो या उसकी रिपेयरिंग करनी हो, मेंटेनेंस करनी हो, तो उसमें हमेशा कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही होती है। अब एक प्लांट आपके पास लगा हो, उसकी मोटर खराब हो गई है। मोटर में आमतौर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन का प्रॉब्लम होता है या मैकेनिकल का प्रॉब्लम होता है। ये दो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोडक्शन में। एक बात, अगर आपका कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या मैकेनिकल का प्रॉब्लम होता है या इलेक्ट्रिशियन का प्रॉब्लम होता है। ऐसे ही है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी ऑयल एंड गैस में वो हमारे से इंजीनियरशिप आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में उससे वो अलग मतलब कि वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन बेसिक ये दो चीज़ें। तो इसमें क्या होता है कि मतलब कि अगर आपको पता है कि मोटर ख़राब हो गई हो, तो क्या होता है कि सर जी मोटर ख़राब हो गई, जल गई है, नई लगा दें। नई मतलब कि 2-3 लाख रुपए की मोटर लगा दें। बाद में पता चला भाई वो तो 5-6 हज़ार का काम था। ये आमतौर पर अक्सर बड़े ये आपको पाकिस्तान में ये फिनोमिना मतलब नज़र आते रहेंगे। तो आमतौर पे घरों में क्या होता है कि यू नो कि कभी यूपीएस का प्रॉब्लम बन गया, कभी क्या मसला बन गया, कभी क्या मसला बन गया। तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ, मुझसे पूछता हाँ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है ना। मैं उसके पास करके काम करवाता रहता हूँ। मुझे कहता है सर जी आप बैठ जाइए, आप गर्मी में थक जाएंगे ना। मतलब मैंने बोला ये छोड़ दो यार, ये बताइए कि ये इसका इसका मसला क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। वो सब तंग जाते हैं यार, सर इतने आप सवाल पूछते हो। तो बात ये होती है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो हर डिपार्टमेंट की सुपरविजन करे। प्लांट मेंटेनेंस में अगर आप मौजूद हैं, अगर आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को हायर करना है या मैकेनिक को हायर करना है, आपने उससे पूछना है कि भाई ये बताएं कि प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, देन आप उसको हायर करें। आमतौर पे आपको एक्सपीरियंस होगा पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर अल्लाह माफ़ करे कोई किसी का कोई इलेक्ट्रिशियन का इशू हो ना, हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, तो वो 5 मिनट का के ठीक करते हैं, जाते हुए कहते हैं सर जी 2,000-3,000 बिल बन गया। ऐसे ही बॉयस। अच्छा, इसी इसी तरीके से ना मतलब कि इंडस्ट्रीज में भी ऐसा होता है कि जब आप देखते हैं कि 24 घंटे मशीनें चल रही होती है, तो उसमें काफ़ी इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो उसमें कॉस्टिंग फाइनेंस इन्वॉल्व हो रही होती है। तो आपने कॉस्टिंग को भी देखना है, फाइनेंस को भी देखना है, ताकि आप इफेक्टिव कंट्रोलिंग के जो पैरामीटर्स उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें। अच्छा,
इसके बाद ये था हमारा। अच्छा, हम बात करते हैं मैनेजमेंट लेवल की ना। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि मतलब कि आप हर डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शंस, हर डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अपनी ट्रांजैक्शंस, अपनी डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ओके। और मैनेजमेंट में आमतौर पे जो हमने हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स, जैसे कि फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स एंड बेस्ट सोल्यूशन विद मैनेजमेंट टेक्निक्स। आमतौर पे पाकिस्तान में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं इनको मैनेज करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, अगर आप किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा डील देंगे तो वो भी डेंजरस है, अगर आप उसको सख्ती करेंगे वो भी डेंजरस है। आपने एक मतलब वो एक होता है ना, एक दरमियाना रास्ते से उसको मेंटेन करना होता है। स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे नौजवानों में। इवन कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी एक यंग लड़का था, 2-3 लोगों की डेथ हुई पाकिस्तान में। दे वर प्रोफेशनल, क्वालिफाइड एंड यंग। तो क्या होता है कि स्ट्रेस, देखो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे प्रॉब्लम हर जगह पे राइज हो रहे होते हैं, बट आपने उनको प्रॉपर टेक्निकल तरीके से एडजस्ट करना होता है। इफेक्टिव सुपरविजन, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट के पूरे एसीपीआरपी, ये हमारा जो है ये हमने स्पेशल मॉड्यूल इसमें ऐड अप किया है मैनेजमेंट लेवल का, ताकि मतलब कि जो कंसल्टेंट लेवल जब आप अपने एसीपी को इम्प्लीमेंट करना हो तो आपके पास यूजर लेवल की, आपके पास मैनेजमेंट की स्किल्स होंगी तो आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। ओके। कंसल्टेंट जो है वो यूजर लेवल पे भी काम कर सकता है, एज अ मैनेजर भी काम कर सकते हैं। लेट्स से कि इफ यू वांट टू बिकम फाइनेंस मैनेजर, if you want to become plant maintenance manager, if you want to become HR manager, you must have these skills in yourself so that you can lead your job effectively. This point is clear? तो आमतौर पर ये जो है ये रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, डेटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट। ये बॉयज, दिस पॉइंट इज क्लियर मैनेजमेंट। ठीक है सर, ठीक। ओके। नेक्स्ट हम ये पॉइंट है कंसल्टेंट लेवल। आपको मैंने बता दिया कि कंसल्टेंट लेवल का काम कहाँ पे होता है, बैक एंड के ऊपर होता है। और एंड यूजर का काम कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, इधर। ओके, डेटा एंट्री का काम होता है। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, रिपोर्ट्स के ऊपर फोकस कर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट्स आ रही होंगी। रिकमेंड का अगर ओपन कर दो, ये इन्फो सिस्टम और एडवर्टीजमेंट, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। जो भी रिपोर्ट देखना चाहिए आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद है, ये मैंने कुछ आपके लिए नोट्स भी कुछ अभी मैंने तैयार की हैं। ओके, दिस इज जेडीज ऑफ एसएपी कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें आपने क्या काम करना है, कॉन्फ़िगर एंड इम्प्लीमेंट। क्या क्या है, कॉन्फ़िगर एंड इम्प्लीमेंट FICO मॉड्यूल्स लाइक GL, AR, AP, एसेट अकाउंटिंग, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एनालाइज बिजनेस प्रोसेस एंड मैप देम टू SAP, कंडक्ट वर्कशॉप, ट्रेनिंग। अच्छा, उसके बाद है मटेरियल मैनेजमेंट का यहाँ पर नहीं, SD कंसल्टेंट, वो भी आप देख सकते हैं क्योंकि आज वो भी अभी उन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की। अब आप यहाँ पे है नहीं, और बेसिस यहाँ पे नहीं है। सक्सेस फैक्टर्स एंड कंसल्टेंट। अच्छा, एसएपी का जो एक आपने नाम सुना होगा सक्सेस फैक्टर्स, वो HR का एक डोमेन है और काफ़ी इजी है। और उससे पहले आप मैं जस्ट रिकमेंड करता हूँ कि आपके SCM के ऊपर कमांड हो तो आप जो है ना SF के बेसिकली आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट। यहाँ पे दो बातें लिखी गई हैं, इम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट। देखें, लेट्स से कि आप किसी ऐसे कंपनी में जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी एसएपी इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना है। यू हैव टू प्रोवाइड योर सपोर्ट सर्विसेज टू दोस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके। अग्रीड सर। जी सर। अच्छा, उसमें आपने क्या करना होता है, कॉन्फ़िगर PAOM, पेरोल टाइम मैनेजमेंट, ये एसएम के लिए आ गया। फॉर सक्सेस फैक्टर्स आपने EC, LMS, PM, GF, बस इस पे आपने फोकस करना है, ये नहीं। आप बोलोगे सर जी बस इतना थोड़ा सा काम, ये जब थोड़ा सा काम करेंगे तो आपको मतलब कि वो कहते हैं कि पंजाबी में लग हो जाएगी।
अच्छा, उसके बाद ना एक इससे नई लेकिन वो चीज आई है, पब्लिक क्लाउड प्राइवेट क्लाउड। ये एसएपी ने भी मास्टर से सी दिमाग खराब कर रखा है भाई। पब्लिक क्लाउड भी लेके आओ, प्राइवेट क्लाउड भी लेके आओ, क्लाउड भी लेके आओ। एक तो मास्टर से लोगों को क्लाउड के सामने आती है, इसने पब्लिक भी निकाल दिया, प्राइवेट भी निकाल दिया। वो भी आप एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। देन वी हैव मेंटेनेंस। ये इंजीनियर सब यहाँ पे आते हैं माशाल्लाह से। इसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस प्लान्स, ऑर्डर्स और सपोर्ट इंटीग्रेशन विद एमएम एंड एफआईसीओ। आम तौर पे स्टूडेंट कहते हैं सर जी आप हमें हमारे मॉड्यूल में रहने दें। मैं कहता हूँ कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अच्छा ये देखो मैं वही बात करूँ इधर सामने आ गई। ये देखें, एस फॉर हना क्लाउड कंसल्टेंट एनी मॉड्यूल। ये क्या है, पब्लिक एडिशन और प्राइवेट। अच्छा ये है प्राइवेट। ये देखें, क्लाउड प्राइवेट एंड पब्लिक एडिशन। ये ओवर का मतलब होता है कि या, इसका मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से इसको होना चाहिए एंड, ताकि क्लियर बात हो ना कि भाई ये क्या प्राइवेट या पब्लिक नहीं होता, प्राइवेट और पब्लिक। क्योंकि ऐसे भी कि दोनों ये क्लाउड्स हैं, प्राइवेट का भी है और प्राइवेट का भी है और पब्लिक का भी है। ये भी आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो एज ए कंसल्टेंट आपने कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काम करना है, और कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, किधर गया भाई, ये इस एरिया में होती है। ओके। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है ना आपका वो है, किधर है नेक्स्ट टॉपिक इज फेसिस। अच्छा, फेसिस में क्या होता है, सबसे पहले लेट्स से कि आप कंसल्टेंट हैं, आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है किसी भी कंपनी में एसएपी को इम्प्लीमेंट करने का। फेसिस याद रखना कि ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का फेसिस है। ओके, आमतौर पे लोग कहते हैं सर क्या हम सपोर्ट दें तभी होता है। देखिए सपोर्ट तो एक अलग चीज़ होती है ना, वहाँ तो ऑलरेडी आपने इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं। सपोर्ट एक अलग चीज़ है। ये लेट्स से कि एक नई कंपनी है, कोई भी कंपनी आप ले लें, तो पीआईए की अगर हम बात करते हैं तो पीआईए में आपने अगर एसएपी को इम्प्लीमेंट करना है तो फिर तो बात ये होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वो लॉस में जाना लगे तक। तो आप क्या काम करेंगे, वन थिंग यू हैव कीप इन माइंड दैट whenever you go to any company for SAP solution and implementation, you go as team. ओके, टीम में आईटी के ऑफिशियल्स होते हैं, एबाप के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, एफआई के होते हैं, एमएम के होते हैं, सीओ के होते हैं, और पीएम के होते हैं, पीपी के होते हैं, सर्विस के होते हैं, यूआई के होते हैं, एचआर के होते हैं। तो ये तमाम जो कंसल्टेंट हैं ये एस टीम के तौर पे वहाँ पे जाते हैं। इनका एक लीडर होता है। लीडर वो होता है कि जो तमाम मॉड्यूल्स पे जिसकी अच्छी एक्सपर्टीज हो, तो वो फिर एक टीम के जरिए एक जो इम्प्लीमेंटेशन फेसिस है इसको डिफाइन कर रहे होते हैं, राइट। तो सबसे पहला है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। इसमें क्या होता है, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, भाई हमने क्या करना है। इसमें आप एक फाउंडेशन को, एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर रहे होते हैं, जिसमें आपने ये बताना कि आपके प्रोजेक्ट्स गोल क्या है, स्कोप क्या है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक टीम को डेवलप करना, फिर उसकी एक बॉडी होती है। लेट से कि आप ये देखते हैं कि भाई कंपनी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका साइज क्या है, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या हैं, उसकी लोकेशन क्या है, उसका फाइनेंस कितना है, उसका बजट कितना है, उसके ऑपरेशन कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, और कितने लाइसेंस उसको चाहिए, और कौन सा उनके पास सर्वर है या नहीं है, क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है। ये तमाम चीज़ें आपकी किस में आती हैं, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में आती हैं। अच्छा, उसके बाद आप आते हैं बिजनेस ब्लूप्रिंट में। इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि लेट्स से कि आपने एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, कोई बता सकते हैं। एक रफ स्केच सा हम एक आर्किटेक्चर से मतलब बनवाते हैं, जो एक ब्लूप्रिंट सा हमें बना के देते हैं। वेरी गुड। आपको एक मैप बना के देता है भाई, ये 3D मैप होता है, ये मतलब क्या कार पोस्ट होगा, ये ग्राउंड फ्लोर, ये बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये इसका मतलब कि वेटिंग एरिया होगा, ये आपका मतलब कि लिफ्ट एरिया है, फलां फलां फलां, ये गार्डन है। वो आपको प्रॉपर आपको जो है ना वो बना के दे रहा होता है ना एक कंप्लीट।
इसी तरीके से फेज 1 में आपने कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, आपने टीम डिफाइन की, आपने एससीपी के जो सर्वर्स है उसको डिसाइड किया भाई कौन से सर्वर्स हम इनको दे सकते हैं, मतलब एसएफ हना और बी1, मतलब ये भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं। फिर आप ये देखते हो कि कितने एम्प्लॉयज थे, फिर उसके बाद आप उसको रिकमेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, बिजनेस ब्लूप्रिंट में क्या होता है कि आप डिज़ाइन बनाते हैं, अच्छा ये कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, या ये ट्रेडिंग की कंपनी है, ये जो भी कंपनी है, इनके 20 डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में 10-10 एम्प्लॉयज़ हैं। अगर हम 10 एम्प्लॉयज़ को यूज़र लाइसेंस दें तो तकरीबन ये 100 लाइसेंस बनते हैं, और 10 ये प्रोफेशनल लाइसेंस बन जाएंगे, और ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी, ये इसके मतलब कि टाइम फ्रेमवर्क आ जाएगा। जैसे से पता, अपने इम्प्लीमेंट करने में टाइम भी तो लगता है ना, तो वो आपका आ जाता है बिजनेस ब्लूप्रिंट में। आप एक कंप्लीट जो एक स्केच है आप उसको डिफाइन कर रहे होते हो। ओके, अच्छा, इसमें बिजनेस प्रोसेस को भी आप डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रियलाइजेशन। इसमें आप जो है ना अल्लाह का नाम लेके कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि एचआर ने अलग करने, एफआई ने अलग करने, और पीपी ने, पीएम ने, जो भी उन सब ने अपने अपने अलग जो है कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी होती है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और एक है रिपोर्ट्स, इंटरफेस, कन्वर्जेंस, इन्हांसमेंट्स, फॉर्म्स, वर्कफ्लो स्ट्रक्चर्स, ये आप उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। और इसमें इंटीग्रेशन भी आती है, पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा, इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी आएगी, कॉन्फ़िगरेशन भी आएगी और इंटीग्रेशन भी आएगी। प्लीज़ नोट कीजिएगा कि सर वर्ड्स इंटीग्रेशन। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ना एक जेडिस का एक डॉक्यूमेंट शो किया था, यहाँ पे नीचे ये कर, किधर है, यहाँ पे ये देखें, ये है पीएम प्लांट मेंटेनेंस के जो सेकंड जेडी है ना, वो क्या है, सपोर्ट इंटीग्रेशन विद MMFICO। अब बंदा ये पूछे, अब पीएम वाला ये भी पूछ सकते हैं, सर मैं तो प्लांट मेंटेनेंस का हूँ, आप मेरा क्या काम है एफआई के साथ, मेरा क्या काम है एमएम के साथ, ये सवाल आ सकते हैं ना, क्या ख्याल है? अब जैसे कि एचआर भी पूछ सकते हैं, सर मैं तो एचआर का बंदा हूँ, मेरा क्या काम है जी एफआई ऐसे के साथ। तो वो आपको मैं लॉजिक बताऊंगा, ये प्लीज आप प्लीज नोट कीजिए कि सर व्हाई पीएम इज इंटरलिंक विद एफआई एंड एमएम, ये प्लीज नोट कीजिए, देन आई विल आस्क यू कोई आंसर, वरना आपने मुझसे पूछ लें। तो ये चीज आप सर डेफिनेटली वो एमएम के साथ, पीको के साथ तो उसका लिंक डेफिनेटली क्यों होगा। लिंक है, सब कुछ डेफिनेटली लिंक फाइनेंस है, वालों को देख लॉजिक, लॉजिक भाई क्या काम है, फाइनेंस वाले मौजूद है ना। ओके, ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि एक इंशाल्लाह ना हम मंथ में 2 क्लासेस हम रखा करेंगे फिजिकली। उसका ये होगा कि मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे से बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनको भी मैं कहता हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने टाइम निकालें एंड ट्राई टू अटेंड फिजिकल क्लास, ताकि हम लॉजिक्स के साथ बात को डिस्कस करें। देखिए, जब तमाम लोग बैठे होंगे ना, मतलब कि एफआई वाले, एमएम वाले, पीपी वाले, एएम वाले, आईटी वाले, एचआर वाले, फिर वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का हम प्लान बना सकते हैं, और लॉजिक हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉइंट नंबर 3 क्या था आपका? इस वीक रख ली सर। हाँ, पॉइंट नंबर 3 इम्प्लीमेंटेशन। एंड अच्छा, इसमें एक और चीज़ प्लीज़ आप ऐड कीजिएगा, वी हैव टू वी हैव टू डिफाइन रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंसल्टेंट एंड अथॉराइज देम। बहुत कुछ ऐसा होता है कि कंसल्टेंट कहते हैं सर आप मुझे कोई अथॉरिटी दे कि मैं इसको, मतलब आप जब इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको वहाँ पे ना ये चीज़ कंफर्म होगी कि अथॉराइजेशन से क्या बात है। पॉइंट नंबर 4, इंटीग्रेशन टेस्ट। देखिए, आप, एक होता है गो लाइफ, आपने गो लाइफ का नाम सुना है? गो लाइफ, वो लाइफ से गो लाइफ, गो लाइफ, ये ऊपर लिखना, ये गो लाइफ लिखा हुआ, ये गो लाइफ लिखा हुआ, ये गो। सब वो लाइफ जनरली तो ये होता है कि पहले जब आप सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं अपने साइट पे, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ करके, फिर उस चीज को एक तरह से आप ऑन एयर करते हैं, जिस तरह उसको एक्चुअल में आप। हाँ जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि डेट से कि अभी कोई ये 14 अगस्त की एक सेरेमनी जो होती है, लाइव टेलीकास्ट जब की जाती है, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बात कर क्या होता है कि एक प्रोग्राम अगर आपने लाइव टेलीकास्ट करना हो तो उससे पहले इसकी रिहर्सल की जाती है, ताकि जब आप लाइव परफॉर्मेंस दें उसमें कोई मिस्टेक ना हो।
तो गो लाइव से पहले ना इंटीग्रेशन को टेस्ट किया जाता है कि भाई जो मतलब कि हमने चीज़ें जो लिंक की हैं फाइनेंस के साथ या एमएम के साथ, ऐसा ना कि जब आप उसमें कोई एंट्री पोस्ट करें तो उसमें कोई छोड़ी कहानी निकले। क्योंकि आपको पता है कि माशा से पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इदारे भी हैं जो माशा से अब वहाँ पर क्या बंदा कुछ कहे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है ना वो मिस्टेक्स एरर्स वगैरह निकल आते हैं। तो आप पहले उसको मतलब ये सिस्टम का डेमो चीज आपने रेडी की है, उसको एक डेमोस्ट्रेशन हो जाती है। से डेमो आप उसको देखते हैं, मतलब गो लाइव से पहले आप उसका एक चेक करते हैं डेमोस्ट्रेशन के तौर पे, भाई क्या सिस्टम में जो आपने इम्प्लीमेंटेशन की क्या वो ठीक है या उसमें कोई इश्यूज हैं, आप उसको चेक कर रहे होते हो। वेरी गुड। अच्छा, इसमें आप ये इसमें आम तौर पे होती है कि जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की क्या वो यूज़र एक्सेप्टेंस के मुताबिक है, उसको हम कहते हैं यूएटी, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। और फिर उसके बाद जो एंड यूज़र की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, ट्रेनिंग होती है। अब जैसे पता है अगर आपने एक नई कंपनी में एसएपी को इम्प्लीमेंट किया तो न्यू जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके उनके तो एक नई चीज़ है, जैसे कि पाकिस्तान में एजीपी में इम्प्लीमेंट हुआ था, एजीपीआर में इम्प्लीमेंट हुआ था, फिर उनको क्या हुआ जो पब्लिक एम्प्लॉयज थे उनको कहते हैं ट्रेनिंग दी गई। अच्छा, फिर उसके बाद आप कट ओवर प्लानिंग करते हैं, रिहर्सल करते हो, डेटा माइग्रेशन। ज़ाहिर सी बात है क्या एक और डेटा से नए सिस्टम में आपने ट्रांसफ़र किया तो डेटा माइग्रेशन को भी आपने कैसे लेके आना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे जो आप उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। देन नंबर 5 सॉरी प्रिपरेशन, सॉरी इंटीग्रेशन के बाद प्रिपरेशन में आप आते हैं, मैं इसमें जा रहा था। इंटीग्रेशन के बाद आप आते हैं प्रिपरेशन में। तो प्रिपरेशन में यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो यूज़र जो वहाँ के एंड यूज़र्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आपने प्रिपेयर किया है या नहीं किया, क्या आपने उनको बाकायदा ट्रेनिंग प्रोवाइड की, मैनुअल्स प्रोवाइड किए ताकि अगर सिस्टम गो लाइव हो जाए तो वो प्रॉपर वहाँ पे एंट्री पोस्ट कर सके। ये हम प्रिपरेशन उसकी हमने यहाँ पे एडअप किया हुआ है। नंबर 6 आपका आता है गो लाइव। गो लाइव का मतलब क्या होता है कि आप उसको मतलब कि ऑफिशियली आप उसको रन अप करते हैं ताकि कंपनी की तमाम जो ट्रांजेक्शन हैं वो उसमें ऑफिशियली ऐड अप हो जाएं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर होती जाए। याद रखिएगा अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्टिवेट हो गई तो यही आपका गो लाइव कहलाता है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी ने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया तो वो उसके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, गो लाइव के बाद क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन है, इसको हम कहते हैं रन ऑपरेट पोस्ट गो लाइव। ऐसी बात है मतलब कि आप जब किसी भी कंपनी में जब काम कर रहे होते हैं गो लाइव के बाद सपोर्ट आ रही होती है कि भाई सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, सिस्टम के जो हाइपर केयर हैं वो कैसे, एंड यूजर सपोर्ट कैसी है, और बग्स अगर जो आते हैं आपने उसको कैसे प्रैक्टिकली सॉल्व किया, और आपने जो वहाँ पे जो एरर्स आते हैं आफ्टर गो लाइफ आपने उसको कैसे टेक्निकली तरीके से फिक्स किया। क्या जो मेन सर्वर है या क्लाउड सिस्टम में आपका जो डेटा मतलब कि पोस्ट हो रहा है क्या इफेक्टिव पोस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तमाम चीज़ आप उसके चेक एंड बैलेंस करते हैं। गो लाइव के बाद आप उसको वो देखते हैं, आप उसका ना चेक एंड बैलेंस करते हो। तो लास्ट आपका है जिसको हम कहते हैं गो लाइव सपोर्ट। उसमें जो है आप अपनी जो KPIs को मॉनिटर कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, इनोवेशंस को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, अपग्रेड्स को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये इसके डिफरेंट फेसेस थे, और इसी फेसेस के मुताबिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो क्लास है उससे हम अपना इंशाल्लाह बाकायदा प्रैक्टिकली जो वर्क है उसका हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो बिल्कुल। आज के लेक्चर की प्रैक्टिस कीजिएगा और इसमें जो भी इशूज हो आप प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह हम बाकायदा ऐसे पिकअप अपनी वर्क स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? तो ऑल गुड फॉर नाउ। बस सर मैंने ये एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आपने ये बताया कि जो कंसल्टेंसी लेवल होता है वो बेसिकली बैक एंड का काम होता है, या तो बैक एंड जनरली टेक्निकल होता है। या तो अब जिसका मेरा बैकग्राउंड इज नॉन टेक्निकल, तो हमारे लिए कितना नहीं नहीं वो चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए टेक्निकल सिमुलेट यहाँ पे हम लेते हैं एबाब आईटी को हम लेते हैं। ओके, एबाब और बेसिस को हम कंसिडर करते हैं टेक्निकल। बाकी जो HR के हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के PM के, तो ये
फंक्शनल लेवल इसको हम कहते हैं। आप इजीली इसमें काम कर सकते हैं, आपकी कोई ट्रबल नहीं होगी इंशाल्लाह। आप जब काम स्टार्ट और करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है। तो प्लीज़ आप थैंक यू सो मच। लेक्चर्स को वेल प्रिपेयर कीजिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा किए जा सके। और आप 7 बना के नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे प्रेजेंट करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है अपने एस सी पी को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।